जय श्री राम बेटा। देखिए, गुड सेल्स एक्ट के बारे में डिस्कशन चल रही थी अपनी। मैंने आपको ये इम्प्लाइड कंडीशन बता दी थी, ठीक है। क्या बेटा? इम्प्लाइड कंडीशन, ये इम्प्लाइड है, ये कंडीशन मानी ही जाएगी कि आप उसके क्या हो, ओनर हो। डिटेल में हो गया था बेटा। आप अगर आपने बायर ने क्या बता दी, डिस्क्रिप्शन, तो उस डिस्क्रिप्शन का गुड्स देना ही पड़ेगा, इम्प्लाइड है ये। अगर उसने सैंपल दिखा दिया कि मेरे को इस टाइप का क्या चाहिए, रिमोट चाहिए या कैलकुलेटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, जो भी उसने सैंपल दिखा दिया, तो फिर अंडरस्टूड है कि उसी तरीके का देना चाहिए। फोर्थ क्या है बेटा? सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। आपने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनना। आपने सैंपल भी दिखाया कि ये चाहिए, आपने कहा कि मेरे को ये ऑन ऑफ का बटन है ना, यहां नहीं यहां चाहिए। बनवा रहे हो किसी से आप, कहते ये बटन जो यहां पर है ना, ये बटन मेरे को यहां चाहिए, और ये वाला यहां चाहिए, ये वाला यहां चाहिए, और चाहिए ऐसा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऑन वाला बटन है वो ग्रीन होना चाहिए, बंद वाला का कलर रेड होना चाहिए ऐसा। तो तुम आपने दोनों काम किए, एक तो सैंपल भी दिखा दिया और थोड़ा सा उसमें क्या किया, डिस्क्रिप्शन भी दे दी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलिएगा, ये भी हो गया था अपना। उसके बाद बोलता है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये बात होगी थी अपनी। जो गुड्स है क्या बेटा, क्वालिटी और उसके लिए फिटनेस के होने चाहिए। देखिएगा, जनरल रूल था दैट देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पज ऑफ द गुड सप्लाइड। वैसे क्वालिटी और फिटनेस की जनरल रूल ये है कि सेलर की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। सेलर कहता है भाई साहब मेरे पास ये गुड्स है, अच्छा है, माड़ा है, आपके सामने है, अगर आपको पसंद है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। समझाया? उसने आपको पूरा का पूरा टाइम दिया है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो आप इसका। तो उस केस में देखा जाए तो सेलर की कोई जिम्मेवारी नहीं है नॉर्मली। अच्छा, अब क्या बोलते हैं सुनना। देयरफॉर द बायर देयरफॉर द बायर himself must ensure that the goods suit for the purpose before the her buys। मतलब खुद के लिए वो सुटेबल है या नहीं है, वो उसको खुद को इंश्योर करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन but there is an implied condition in the contract of sale that the goods shall be reasonably fit for the buyer's purpose provided the following condition are satisfied। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो भैया फिर सेलर की जिम्मेवारी है कि वो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्वालिटी वाला या फिटनेस वाला होना चाहिए। नंबर 1 कर लिया था वैसे हमने, मेरे को याद अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं। द बायर एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशन मेक्स नो टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पज फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड। उसने अपना पर्पज बता दिया कि मेरे को इस पर्पज के लिए क्या चाहिए, गुड्स चाहिए। बात समझ आ गई? तो फिर उसके बाद उसकी जिम्मेवारी फिर सेलर को ही उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, उसी क्वालिटी का और उसी फिटनेस का। सर मान लो सेलर को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो सेलर को भाई साहब साफ मना कर देना चाहिए उसको, भाई साहब मेरे को नहीं नॉलेज, आपकी क्वालिटी क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट मेरे को समझ में नहीं आई, आप या तो गुड्स बताओ या किसी और से ले लो। वो कहता हाँ हाँ समझ आ गया, मैं देता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया मैं आपकी बात। समझ आया कि नहीं आया? दूसरा क्या है, बायर रिलाई ऑन द सेलर स्किल और जजमेंट। बायर जो है वो सेलर के स्किल और जजमेंट पे क्या कर रहा था, विश्वास कर रहा था। ठीक है, और द सेलर डील इन द गुड्स इज यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस। और जो सेलर है उस गुड्स में यूजुअली क्या करता है, डील करता है। अब मान लीजिए किसी की लैपटॉप की शॉप है और आप लैपटॉप परचेज करने गए, तो वो यूजुअली क्या कर रहा है, उसके ऊपर गुड्स में क्या कर रहा है, डील कर रहा है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसका। बोलो बेटा है या नहीं है? तो उस केस में उसकी ड्यूटी है, अगर वो लैपटॉप से रिलेटेड किसी बात पे रह कर रहा है। अब मान लीजिए लैपटॉप की शॉप है, वो आपका फ्रेंड था और आपने उसको जाके ये बोला कि यार मेरे को एक ना हाउस लेना है, मकान लेना है इस एरिया में। कहता हाँ ये मेरा एक दोस्त है, मैं उससे पूछ के बताऊंगा आपको। उसने उससे पूछ के उसको बताया, फिर बाद में बोलता कि मैंने तेरे पर रिलाई करके ले लिया। वो कहता भाई साहब मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, थोड़ा तुमने मेरे से पूछा, मैंने हेल्प कर दी आपकी। अब वो जो प्रॉपर्टी के बारे में उसको बता रहा है, उसमें वो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। बट लैपटॉप के बारे में क्या है बेटा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। मतलब वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का रूटीन में यही काम है बेटा। मेरी बात समझे यार? सर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये भी हो गया था अपना। बोलो बेटा। डॉक्टर का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था, उसने उससे आर्टिफिशियल टीथ बनवाए
और उसने उसका मेजरमेंट लिया, नाप लेते ना उसके मसूड़े जो भी इस तरीके के हैं, और उसने मेजरमेंट लिया, बाद में वो लगाने लगा तो वो छोटे रह गए बेटा, सेट नहीं आए। अब वो खाना कैसे खाएगा? ये तो नहीं दांत हाथ में लेके खा ले फिर अंदर डाल ले। बात समझ आएगी नहीं? तो वो तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भैया, वो तो डॉक्टर की जिम्मेवारी है ना, फिर उसका रूटीन वर्क है वो। चलिएगा, अब आगे क्या बोलता है? बट द कंडीशन ऑफ फिटनेस और क्वालिटी डज नॉट अप्लाई in the following specific cases if the buyer has made known to the seller the purpose for which he is buying. When the goods are sold specified article under a patent other than a trademark. समझा के बेटा? This exception is applicable only when the buyer does not rely on the seller's skill and judgment. बात समझ आ गई? हो गया था ये भी अपना, या नहीं हुआ था? हो गया। फिर मेरे को बड़ा बड़ा लग रहा है। कहाँ तक हो गया था अपना? चलो, तो इसके एक्सेप्शन दिए रखे थे कि उस केस में वो ब्रांड नेम ट्रेडमार्क के अंदर खरीद रहा है और उसके जजमेंट पे विश्वास नहीं करता है, वो कहता है भाई साहब ये गुड्स दो। मान लीजिए एचपी का मांगा उसने, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर कोई भी चीज मांगी, मान लीजिए एलईडी लेगी, उसने कहा कि सैमसंग की ये एलईडी दे दो, मान लो कर्व वाली या जो भी। शॉपकीपर कहता है यार भाई साहब कर्व वाली ना एक बार लोग ले तो लेते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद ये ना अच्छी नहीं लगती, मैंने देखा है, और कोई बात नहीं मेरे को वही चाहिए। उसके बाद आप 3 दिन बाद आते हो कि भाई साहब ये वापस ले, आपकी बात सही थी। बोलो सही है ये बात? नहीं भाई साहब, आपने उसके जजमेंट पर, उसकी बात पे तो विश्वास किया ही नहीं ना। समझाया कि नहीं आया मेरी बात? कंडीशन एज टू बी मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी, मतलब गुड्स जो होने चाहिए वो सेल करने लायक होने चाहिए, मतलब डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। मर्चेंटेबल क्या होता है? जिसको इजीली मार्केट में क्या किया जा सके, सेल किया जा सके। अगर आपने कोई गुड्स लिए और वो डिफेक्टिव है तो ये इंप्लाइड कंडीशन मानी जाती है, ये इंप्लाइड कंडीशन मानी जाती है कि वो डिफेक्टिव नहीं होंगे। मैंने ये भी कराया था, आपने एलईडी बल्ब लिया, याद है? एलईडी क्या लिया? बल्ब लिया। आपने लिया, आप घर गए, आपने लगाया, ऑन नहीं हो रहा, हिला उला के देखा, 2 मिनट बाद 10 मिनट वापस आए, भाई साहब ये ऑन नहीं हो रहा। कहता भाई साहब आपके पास मेरे कोई जिम्मेवारी नहीं। बोलो है या नहीं? yes, कहता यार ये देखो इसके अंदर जो है अभी पहले डिफेक्ट था, उस टाइम मैंने देखा नहीं, बेचने लायक था ही नहीं आपके यहीं शॉप से ही वो बेटा। या तो मैंने आपको क्या बताया था, या उसको चेक करवा के देता हूँ ऑन हो रहा है, यस देख लो ओके है, ओके है। उसके बाद जाके उसको लगाते टाइम उसके हाथ से हो गया या कोई और प्रॉब्लम होगी, या रास्ते में बाइक पे ले जा रहा था वो थोड़ा सा हिल गया या टूट गया, जो भी XYZ कारण हो। मतलब मर्चेंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो गुड्स इजीली मार्केट में क्या किया जा सके, मतलब जिस टाइम पर वो सेल हो रहा है उस टाइम वो क्या होना चाहिए बेटा? सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए, बिल्कुल क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए, जिसको मार्केट में अपने क्या कर सके, बेच। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसे मर्चेंटेबल नहीं माना जाएगा। पढ़ लीजिए ये लाइन जल्दी से। इसमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं आपको पहला एग्जाम्पल बता देता हूं, रीड कर लेना। इसने बेटा एक मशीन मंगाई थी फॉरेन से व्यक्ति ने, ठीक है, मनीला हेम्प लिखा हुआ है। ये एक मशीन होती है जो रस्सी वगैरह बनाती है, मशीन का नाम है, ठीक है। तो ये आ रही थी तो बेटा रास्ते में ये बाय रेन, बरसात की वजह से या किसी वजह से क्या होगी बेटा? खराब हो गई। तो ये अब मर्चेंटेबिलिटी नहीं मानी जाएगी इसकी। अब ये खराब हो गई या नहीं होगी? हो गई। तो अब आप ये गुड्स अब आगे किसी ने लेने का कांटेक्ट किया हुआ था और उसने लिया और बाद में देखा ये तो बरसात का पानी लग गया इसको, और पानी लगने से मशीन के अंदर जो मशीन का जो मेन पार्ट है उसमें भी पानी चला गया और वो मशीन क्या होगी? प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, खराब हो रही है यार। तो वो मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन पूरी नहीं कर रही बेटा, वो उसके लिए लायबल नहीं है लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये इम्प्लाइड था। कहते तूने मशीन मांगी थी, तूने ये कब कहा था चलने वाली मशीन होनी चाहिए? इम्प्लाइड है ये तो, मशीन ले रहा है तो चलने वाली ही होनी चाहिए बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है कि उसने रेडियो परचेज किया, ठीक है, उसने रेडियो घर पे ले जाके ऑन किया, रेडियो ऑन नहीं हुआ, वो वापस लेके आया, वो कहता मैं रिपेयर कर देता हूँ, उसने रिपेयर किया उसके बाद भी ऑन नहीं हुआ, वो कहता तेरी किस्मत है भैया ऑन नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ? बोला ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि जब मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन है वो
उसने डिफेक्टिव दे दिया तो डिफेक्टिव गुड्स लेने के लिए लायबल नहीं है। समझ आ गई मेरी बात? ये दो एग्जांपल लिखे हैं इसके अंदर। थर्ड है बेटा कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब एक गुड्स कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है अगर गुड्स खाने वाली आइटम की बात हो रही है, ईटेबल गुड्स की बात हो रही है, क्या किसकी बात हो रही है? फूड की बात हो रही है, ईटेबल गुड्स की। तो वहां पर होलसमनेस का मतलब यह आएगा कि बेटा वो गुड्स जो है वो क्या होना चाहिए? ईटेबल होना चाहिए, खाने लायक होना चाहिए। समझ आ गया मेरी बात? द कंडीशन is part of the condition to merchantability. It is applicable to in case of eatables, that is food stuff and other goods which are used for human consumption. As per the condition goods sold must be fit for human consumption. बोलो बात समझ आ गई? तो होलसमनेस का मतलब पहली बात तो कंप्लीट होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने किसी को बोला कि यार मेरे को ना शूज लेना है रिबॉक का, वो कहता हाँ मिल जाएगा। मैं क्या रिबॉक का शूज है ना काफी कॉस्टली है, 8000 रुपये का आ रहा है वो शूज, जो भी मॉडल बताया। वो कहता है 8 का नहीं है 4000 का ही है, मैं आपको 4000 का दिलवा दूंगा शूज। मैं कहा चलो ठीक है दिलवा दे। वो शूज लेके आया, मैंने बॉक्स खोला, उसमें से एक शूज निकला। मैंने ये क्या? कहता शूज है। मैं क्या एक शूज है? कहता हाँ 8000 के दो है, 4000 का एक है। अब ये 4000 का एक शूज है, अब ये कॉमन सेंस है, शूज का मतलब क्या होता है? दोनों ही होता है, पेयर ही होता है। वो कहता आपने शूज कहा था, मैंने शूज दिया। होलसमनेस नहीं है, कंप्लीट नहीं है वो, एक बात। दूसरी बात मर्चेंटेबिलिटी नहीं है। कभी एक शूज बाजार में बिकता देखा है तुषार? देखा बेटा एक शूज बिकता हुआ? नहीं देखा। तो इसीलिए इसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि होलसमनेस का मतलब होलसमनेस ना होने का कारण हो गया कि उसमें मर्चेंटेबिलिटी भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये कंप्लीट होना चाहिए। और खाने की अगर कोई आइटम है तो वहां पर भी होलसमनेस का मतलब कंप्लीट है, मतलब वो खाने लायक होना चाहिए, ईटेबल होना चाहिए। खाया उसमें वो कहता भाई साहब ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कहता 15 दिन हो गए, अजीब तो लगेगा ही। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलिए एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा, पढ़ लीजिए। ए ने कोई मिल्क परचेज किया और उससे फूड पॉइजनिंग हो रखी थी, उसकी वजह से वो पिया और उसके बाद वो सत्य सत्य राम नाम लिखा हुआ है इसमें, देखो डेथ होगी उसकी। बोलो बेटा। कहता आपने ये थोड़ा पूछा था कि दूध अच्छा होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए, तो अंडरस्टूड है बेटा, इंप्लाइड है कि दूध ले रहा है तो क्या कर रहा है? जहर थोड़ा ले रहा है, दूध ले रहा है। और दूध ने किसका काम किया? जहर का काम किया। सिंपल एग्जांपल लिखा, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट। जैसे हमने क्या पढ़ा बेटा? इंप्लाइड कंडीशन। वैसे क्या दे रखी है? वारंटी। देखो फॉलोइंग आर द इंप्लाइड वारंटी इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ध्यान से सुने, ये है ना आपको लिख लिख के एकदम अच्छे से याद रखने नहीं है, सेम सी लगेगी लेकिन अच्छे से याद रखनी है। नंबर 1, ये इंप्लाइड वारंटी होती है कि वारंटी हैज टू क्वाइट पोजीशन, मतलब शांतिपूर्वक आप उसका क्या दोगे? पोजीशन दोगे। तो शांतिपूर्वक, हाँ आपने गुड्स बेच दिया, ठीक है, आप डिलीवरी देने लगे, मान लीजिए X% गुड्स बेच दिया, X ने डिलीवरी देने लगा, उसकी वाइफ आके झगड़ा करने लगी, कहते बेचना ही नहीं था, ये बाइक कैसे बेच दी तूने मेरे बिना पूछे। उनके आपस में झगड़ा शुरू हो गया मियाँ बीवी का। वो लेने वाला कहता भाई साहब यार पैसे दिए, शांति से मेरी बाइक तो दे दो। तू जा अपने घर पे, कोई बाइक नहीं है, मेरे पैसे क्या ले जा तेरे पैसे, वो तो पैसे पैसे मैंने खर्च कर दिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको इम्प्लाइड है कि अगर उसने पेमेंट दे दी तो उसको शांतिपूर्वक, मतलब समझ गए, बिना किसी प्रॉब्लम के उसको उस गुड्स का क्या मिलेगा? पोजीशन मिलेगा। ये इम्प्लाइड है। एक तो उसने चीज परचेज की है और उससे झगड़ा थोड़ा करेगा फिर बेटा वो। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अनलेस देर आर इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रेरी, देर अगर कुछ भी अदर कोई इंटेंशन नहीं है या अदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कंट्रेरी उसके बराबर में, देर इज इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एनी एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। मतलब बायर जो है चुपचाप बढ़िया तरीके से उस पर शांतिपूर्वक
उस गुड्स को क्या कर सकता है, उस यूज कर सकता है, उसका आनंद ले सकता है, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये माना जाता है। एग्जाम्पल दिया बेटा, समझ आ गया। ए ने क्या परचेज किया, टाइपराइटर, किससे, बी से। ए यूज इट फॉर some time and also spent some money on its repair. The typewriter turned out to be stolen one, and as such A had to return it to the true owner. It was held that A could recover damage from B amounting to the price paid and the cost of repair. समझ आ गया एग्जाम्पल? क्या एग्जाम्पल है बताओ, लोकेश बता बेटा। हाँ समझ आ गया, झगड़ा हो गया, आगे झगड़ा, ठीक है। अब उसके बाद ठीक है, तो ये वारंटी थी, तो उसका जो रिपेयर पे लगा था और जो उसके पैसे टाइपराइटर के थे, तो उसको लेने का अधिकार है या नहीं है, बिल्कुल। समझ आया कि नहीं आया? तो क्वाइट पोजीशन मिलेगा उसको, शांतिपूर्वक। को झगड़ा थोड़ा लिया उसने बेटा, उसने तो गुड्स लिए, झगड़ा थोड़ा खरीदा उसने। कहते नहीं, एक तो पैसे दे और ऊपर झगड़ा भी मोल ले, वो मोल का मतलब प्राइस ही होता है बेटा, समझ रहे हो? ऐसा काम नहीं करना बड़ों ने। चलिएगा नेक्स्ट, वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम चार्ज और इनकम्बेरेंस, मतलब वो उस पर किसी प्रकार का कोई लोन, कोई गिरवी, कोई बंधक, प्लज हाइपोथिकेशन, एक ही वर्ड होते हैं कि आपने किसी को गिरवी नहीं रखा। जो आप गुड्स खरीद रहे हो ना, हम ये बायर ये मान के देता है कि इस गुड्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई लोन पेंडिंग नहीं है, ये फ्री फ्रॉम इनकम्बर्स है। मतलब अनइनकम्बर्स आएगा ना, उसका मतलब होता है गिरवी है, और इनकम्बर्स का मतलब क्या है, गिरवी नहीं होना चाहिए। समझेगा? तो कहता है कि जो ये इम्प्लाइड वारंटी होती है कि जो गुड्स बायर कर रहा है वो ये मान के चलता है कि इस पे कोई भी लोन वगैरह या कोई चार्ज या कोई हाइपोथिकेशन या कोई प्लज वगैरह नहीं किया हुआ, इसको गिरवी नहीं रखा हुआ, ये मान के चलता है वो कहता तूने पूछा नहीं गिरवी रखा कि नहीं रखा, मैं तो रखा हुआ था। आपने एक बाइक खरीदी, अगर बाइक दे रही है तो यार कैसी बात करता है, चलो ठीक है ले ली। बाद में पता लगा बाइक तो फाइनेंस करा रखी थी, इसके ऊपर लोन पेंडिंग है। फाइनेंस वाले आए, कहते 4 किस्तें नहीं भरी, हम बाइक लेके जा रहे हैं। कहता हमने हायर परचेज का एग्रीमेंट किया था, याद आया कि नहीं? गलत हो गया कि नहीं हो गया? इम्प्लाइड वारंटी है भाई साहब, जो आप गुड्स खरीद रहे हो वो क्या होनी चाहिए, उस पर कोई। चलिएगा वारंटी एज टू फ्रीडम फ्रॉम चार्ज और इनकम्बरेंस, मतलब उस पर किसी प्रकार का हाइपोथिकेशन का मतलब भी प्लस ही होता है बेटा, ध्यान रखना। वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, ये इम्प्लाइड है। कहता आपने पूछा नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि वो जो चीज आप बेच रहे हो इस पर किसी प्रकार का लोन या गिरवी नहीं रखा होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? अब मान लीजिए कोई बाइक है, उस पर आपने आईसीआईसी बैंक से फाइनेंस करा के लोन लिया हुआ उस बाइक के ऊपर, और उस बाइक को आपने आगे सेल कर दिया और उसको बताया भी नहीं, बाद में वो गुड्स उसके वापस ले गया, तो वो आपसे डैमेज ले सकता है, 100% ले सकता है कि तूने मेरे से 10,000 में बाइक सेल की थी, बाइक चली गई तो 10,000 पे क्लेम दे, प्लस उससे मान आने का दावा भी कर सकता है उसके ऊपर। मेरी बात समझे या नहीं समझे? चलिए थर्ड कौन सी है, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, समझ आ गया होगा? तो बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, in every contract of sale an implied warranty as to quality or fitness for the particular purpose may be enacted by the usage of trade। मतलब ट्रेड के अंदर क्या बेटा, जो हमारा बिजनेस है, अब कई चीज अपने क्वालिटी के लिए लेते हैं, जैसे आपके वहां पर मिठाई का नाम चलता है चाननमल का, तो क्यों नाम चलता है उसका बेटा, क्वालिटी की वजह से, देसी घी की वजह से। सभी को पता कि देसी घी की मिठाई है, बाद में आपने मिठाई खाई, आपको अच्छी लगी, आपने लैब में टेस्ट कराई, पता लगा ये तो जो वनस्पति घी आता है, थोड़ा अच्छा वर्ड बोलेंगे, है ना, उसकी बनी हुई है। बोलो कुछ कर सकते हो? कर सकते हैं। 1,000 रुपए किलो उसने क्या क्या, प्योर शुद्ध देसी घी की मिठाई द्वारा निर्मित। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो बेटा ये वारंटी है, आप उस चीज को पैसा उसका, उससे जो आपको कंपनसेशन ले सकते हो, यस ले सकते हो। समझ आई मेरी बात? क्योंकि उसका ट्रेड जो था ना, यूजेज ऑफ ट्रेड, उसके व्यापार का हमें ट्रेड के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में पता था कि ये इस शॉप पर
100% क्या मिलती है? देसी घी की मिठाई मिलती है, प्योर मिलती है। मान लीजिए कल को आपने मावे की कोई मिठाई ली और बाद में पता लगा कि जो मावा यूज कर रहा था वो क्या था? डुप्लीकेट था। मेरी बात समझे या नहीं समझे? चलिए, उसके बाद वारंटी एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स डेंजरस नेचर के हैं तो उसके ऊपर वो चीज डिस्क्लोज होनी चाहिए। मतलब सेलर की जिम्मेवारी है कि वो बताए। जैसे सिगरेट की डब्बी है, उस पर लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है? तो कोई डेंजरस नेचर की चीज है तो उसके ऊपर वो लिखा होना चाहिए। वारंटी अगर नहीं लिखा हुआ और बायर को उससे कोई क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है, तो उसको क्या देना पड़ेगा? डैमेज देना पड़ेगा। ये इम्प्लाइड है। तो आप देखते नहीं, कोई मेडिसिन होती है तो उसमें लिखा होता है कि माइनर यूज ना करें, या इतने एमजी से यूज ना करें, या ड्राई पैलेस पे रखें। सावधानियां रखी होती है, नहीं रखी होती? बिल्कुल रखी होती है। या कोई मेडिसिन ऐसी होती है कि जो इतने से डिग्री टेम्परेचर से नीचे जगह रखनी चाहिए। मेरी बात समझे या नहीं? yes, कईयों पे लिखता है कि फिजिशियन की कंसल्टेशन के बिना ये दवाई यूज ना करे, तो सब डिक्लेयर किया होता है। ये इम्प्लाइड होता है बेटा उसके अंदर। मेरी बात समझे या नहीं समझे? समझे। ये क्या थी? इम्प्लाइड वारंटी। अब बच्चा कहता सर ये वारंटी वाली कंडीशन में भी है। बेटा होता क्या है, डिपेंड करता है सर्कमस्टांस पे कि किस फॉर्म में दी गई है। मतलब वारंटी और कंडीशन में आपको मोटा मोटी ये डिफरेंस याद है कि कंडीशन अगर पूरी नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा? वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है, सिर्फ क्या मिलता है? हाँ, इसलिए कंडीशन को क्या समझ सकते हैं? वारंटी समझ सकते हैं। इसलिए तो सेम मिलते जुलते हैं, तभी तो कह रहे हैं। लेकिन वारंटी को कंडीशन तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। वो पॉइंट यहाँ पे भी था, यहाँ पे है, लेकिन तो मिलते जुलते ही तो है वर्ड। समझ आई मेरी बात? लेकिन डिफरेंस ये हमेशा ध्यान रखना, आपसे डेफिनेशन पूछे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। चलिए, अब अगला इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ कविएंट इम्पेटर। इसका मतलब होता है बेटा कि परचेजर को हमेशा क्या रहना चाहिए? अवेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। समझा गया मेरी बात? ये उसकी जिम्मेवारी है। इसे बोलते क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत। हिंदी बोलो तो क्या बेटा? क्रेता का मतलब बायर, सावधान का मतलब प्रूडेंस, बियर, अवेयर रहे उस चीज के लिए। ठीक है? डॉक्ट्रिन ऑफ कवेटर इम्पेटर, इसका मतलब क्या होता है बेटा? ये प्रिंसिपल है। इट इज द बायर ड्यूटी टू एग्जामिन द गुड्स थोरली, मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली। थोरली का मतलब क्या है? कंप्लीटली, पूरे तरीके से उसको क्या कर ले? चेक कर ले। अब किसी से आपने गुड्स खरीदे, उसने कहा ये लो जी, आपके सामने रख दिया, आपने उठाया, मुझे पैक कर दो। समझाया? इसमें सेलर ने आपको पूरा टाइम दिया था गुड्स को इंस्पेक्शन करने का। नॉर्मल डिफेक्ट आप इसको देखकर पता कर सकते थे। तो वहां पर क्यूवेटर इंपेटर का प्रिंसिपल लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप गए किसी शॉप पर और वहां से आपने पानी पीने के लिए जो घड़ा यूज होता है ना मिट्टी का, जिसको घड़ा बोल दो या मटका बोल दो, जो भी बोलते हो आप, ठीक है, वो आपने लिया। आप उठाते हैं मटका, लोग देखते हैं उसको। आपकी मम्मी जी ने लिया होगा या कभी आप भी लाए हो बाई चांस, बजा के देखते हैं, जो भी नौटंकियां करते हैं, है बेटा नवीन? आपने देखा, वो कहता जी जो अच्छा लगे वो ले लो। क्या कितने का है? कहता जी 150 का। ठीक है, आपने उठाया, चेक किया, ओके सारी जगह से, आपने कभी ये दे दो। ठीक है, आप घर ले गए, घर पे जाके आपने उस पर पानी डाला रात को कि सुबह उठ के बढ़िया ठंडा पानी पियेंगे। ठीक है, सुबह देखा आपने मटका खाली, तो आपने कहा चलो नया मटका है, कई बार पानी एब्जॉर्ब करती है मिट्टी, फिर आपने दोबारा डाला, फिर खाली। आपने मटका उठाया, आप गए कि भाई साहब ये मटका चेंज करके दो। कहते क्या बात हुई? कि इसमें तो होल है।
ये तो सारा पानी निकल रहा है। बोलो चेंज करके देगा? नहीं देगा। उसने आपको वहीं दिखा दिया था कि भैया जो पसंद है वो ले लो। आप बताओ, ये कोई टेक्निकल डिफॉल्ट था कि इंजीनियर को बुला के पता करना पड़ेगा कि इसमें होल है या नहीं है? अगर ये आगे आएगा इसलिए बता रहा हूं, अगर आप किसी चीज का डिफेक्ट नॉर्मल इंस्पेक्शन से पता कर सकते हो तो वहां पर सेलर की मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, उसके लिए बायर जिम्मेवार होगा। तो बायर की भी तो ये जिम्मेवारी बनती है कि जो चीज खरीद रहा हूं तो उसको मैं देख के लूं। आप सब्जी की शॉप दुकान पे जाते हो, वहां पर आपको पता ही है 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए किलो जो भी है, आप कहते हो भैया क्या रेट है कि 20। आपने उठा उठा के इसमें आलू डाल रहे हो, वो कुछ नहीं बोल रहा। फिर घर पे ले आए, सुबह मम्मी शुरू हो जाती है, तेरे को कोई चीज लेनी आती है या नहीं आती? तू कब समझदार बनेगा? आप जाके कहते हो भाई साहब ये वापिस ले ले और पैसे वापिस दे दे, मेरे को बहुत गालियां पड़ी है। बोलो उसके लिए वो जिम्मेवार है? क्योंकि आपने सोचा जो ज्यादा खराब है वो ज्यादा बढ़िया बनती है, पूरी पकी हुई है। कई व्यक्ति नहीं कहते केले लेते बनाना, कहता ये बिल्कुल पका हुआ है, जाते खा लो, ये कच्चा नहीं है, छतरी वाला। है ना? जिसे ब्लैक डॉट डॉट होते हैं बेटा उसमें, छतरी वाला केला बोलते हैं उसको। समझ आया? 2 दिन घर पे रह गया तो बस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कीवेटर इम्पेटर का प्रिंसिपल ये है, प्लीज कीवेटर इम्पेटर का प्रिंसिपल ये है कि इसमें बायर को ही अवेयर रहना पड़ेगा। सुनो बेटा ध्यान से, it is the buyer duty to examine goods thoroughly. The buyer should ensure at the time of purchase that the goods conform to his requirement, उसकी requirement के according है या नहीं है। If the goods turn out to be defective, buyer can't hold to seller responsible. अगर वो डिफेक्टिव निकलते हैं तो बायर जो है वो सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता। क्वेटर इंपोर्टर मीन्स बायर बिवेयर और बायर टेक केयर। बायर को क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए अपने गुड्स को परचेज करते टाइम। आगे बात समझ में? कोई डाउट है किसी को? उसके बाद देखिएगा, ये सिंपल प्रिंसिपल आ गया। क्वेटर इंपेटर का मतलब क्या है कि बायर को क्या रहना चाहिए? अवेयर रहना चाहिए। उसमें उसकी ही गलती मानी जाएगी बायर की, और सेलर की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। अगर नॉर्मल इंस्पेक्शन से उसके डिफेक्ट को मालूम किया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ क्या है? एक्सेप्शंस है। क्वेटर इंपेटर के भी क्या है? कुछ एक्सेप्शन है। ये वर्ड जो है ना, ये लैटिन वर्ड है, इसलिए ध्यान रखना, इसका ऐसी प्रोनाउंसिएशन हो रही है। इसके क्या है? एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस बेटा वही है, आप टेंशन मत लेना। नंबर 1, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। मतलब सीधी सी बात है, बायर ने जाके अपने गुड्स का यूज बता दिया था कि मेरे को ये ऐसा गुड्स चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, तो उसके बाद फिर उसको अवेयर रहने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी थी, उसको उसी रिक्वायरमेंट का फिर गुड्स और उसी यूज का देना। बोलो बात समझ आएगी? चलिएगा, वही बात लिखी हुई इसके अंदर सेम, ठीक है। तो उसके वही बात है बेटा, स्किल और उस पर क्या करता था? विश्वास करता था नॉलेज पर, है ना। उसने अपना ऑब्जेक्ट बता दिया था और उसने डिस्क्रिप्शन दे दी थी, और नॉर्मल बिजनेस में सेलर का वो काम था। क्लियर है बात? दूसरा है सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, ये भी कराया हुआ है सर, वही लिख दिया। हाँ तो क्वेश्चन अलग बन गया ना बेटा, वो आपको बोलेगा क्वेटर इंपोर्टर का प्रिंसिपल क्या है, समझा दिया, इसके एक्सेप्शन बताओ, इसका एक्सेप्शन बता देना आप। बोलो समझ आएगी? है कहता अगर उसने डिस्क्रिप्शन बता दी फिर कोई दिक्कत नहीं है बेटा। उसने जब वर्णन नहीं कर दिया कि मेरे को ऐसा सामान चाहिए, तो फिर उसने अपनी सारी बात बता दी, फिर तो सेलर को जो बताया वो देना चाहिए। अब जो बताया वो ना देके कुछ और दे रहा है, तो उसमें गलती किसकी है? सेलर की है। इसमें बाहर को सावधान रहने वाली बात, क्योंकि उसने बोल दिया कि भाई साहब ऐसा ऐसा करके ये चीज पैक कर देना, मैं भी 10 मिनट बाजार से आ रहा हूँ, पैक करके तैयार रखना। ट्रस्ट करके बोलते हैं या नहीं बोलते? बड़े शौक बोलते। हम लेके आए पैक कर जगह, हाँ जी, घर जाके खोला, ये लोग कुछ है ही नहीं, जो कहा था वो तो डाला ही नहीं इसके अंदर, उसने मांगा कुछ और था, दे दिया कुछ और। फिर आप कहते हैं ये तो आपकी गलती, चेक करके लाना चाहिए था यार, जब मैं उसको बोल के गया हूं, वो तो गलती उसकी है या नहीं है? चलिए थर्ड बेटा, ट्रेड यूजेज। An implied condition of fitness may be annexed to a contract of sale by usage of trade। समझ आ गया? यूजेज ऑफ ट्रेड बताया हुआ अभी क्या मतलब था?
सॉली बेटा क्या मतलब था? तुषार क्या मतलब था? लोकेश क्या मतलब था बेटा? पढ़ो इसको। दीदी क्या मतलब हुआ? जिसका वो पहले इसको रीड करो, अभी बताता हूँ। आप किसी शॉप पर जाते हो, ठीक है, या मिठाई की शॉप पे जाते हो, या फॉर एग्जांपल घर का सामान लेने के लिए परचून की शॉप पे जाते हो, या क्लॉथ की शॉप पे जाते हो, या रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पे जाते हो, तो क्या सोच के जाते हो? पर्टिकुलर फिट क्वालिटी वाली चीज लेने जाते हो, या ये सोच के जाते हो वहां से वो बेकार डिफेक्टिव चीज लेके आऊंगा? तो ट्रेड यूजेज का मतलब क्या हुआ कि आप उस दुकान पे या उस बिजनेस के पास या उस सेलर के पास पहुंचते हो, तो उस यूजेज की चीज लेने के यूज के लिए लेने के लिए जाते हो, उसी क्वालिटी या उसी फिटनेस की। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गुड्स, सुनो बेटा, उसके गुड्स पड़े थे और वो गुड्स किसी भी कारण से, मान लो धूप में रखने की वजह से, या पानी लगने की वजह से, या बरसात का पानी, थोड़ी शॉप नीचे थी और तेज बरसात आई और पानी चला गया अंदर शॉप के, और वो गुड्स क्या हो गए, खराब हो गए। अब वो आप मानते हो और वो भीगा हुआ गुड्स, जो खराब हुआ वो आपको बेच रहा है, तो ये सही है क्या? नहीं है, ये बिल्कुल भी इम्प्लाइड नहीं है, इसमें बियर होने की जरूरत, उसको अवेयर रहने की जरूरत नहीं है। किसको? बायर को। क्योंकि ट्रेड यूजेज है कि ट्रेड में ये माना जाता है कि जो गुड्स दिए जाते हैं ना, वो क्या दिए जाते हैं, यूजेबल होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, उसकी ट्रेड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब आप मैगी का पैकेट मांगते हो, तो सबको पता है मैगी का पैकेट कैसे होता है। आपने मैगी का पैकेट खोला, वो तो कहता पहले मैगी कहती मैं तो खुल गई सारी कलर की, क्योंकि गीली हुई थी वो। बोलो मैगी के पैकेट में क्या हुआ बताओ भाई? कोई भी शॉप से ले लो सेम मिलेगी, अरे बोलो ना। तो यूजी ट्रेड में ये लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, उसी फिटनेस का उसी क्वालिटी का होना चाहिए, ये इंप्लाइड होता है उसके अंदर। ठीक है, वेदर द सेलर इज क्वालिटी ऑफ फ्रूट, सेम। अगर सेलर ने क्या किया बेटा, फ्रॉड किया है, तो उस केस में उसको अवेयर रहने की जरूरत नहीं है। फिर उसके लिए जिम्मेवार कौन है? बोलो बेटा कौन है? सेलर है। उसके बाद वेयर सेलर एक्टिवली कंसील ए डिफेक्ट, जानबूझकर उसके डिफेक्ट को क्या करता है, छुपाता है कि उसको पता ना लगे। मान लीजिए ये आपने लिया, आपके इधर से ये टूटा हुआ था, तो आपने इसको ऐसे रख दिया, कह भाई साहब ये लो, ये देखो, ये देखो, ये बढ़िया है, ला भी पैक कर दे इसको, ला। अपने नोट फटा हुआ नहीं होता तो तरीके से पकड़ाते हैं, तो जानबूझकर अपने उसको छुपा रहे हैं बेटा, समझ लो। उसको पता है उस चीज के बारे में कि ये डिफेक्ट है, लेकिन उसने दे दिया आपको। मेरी समझ में आई कि नहीं आई बात? कई जगह आप स्टेशन पे नहीं देखते, कोई चीज खाते हो आप, पूरी छोले ज्यादा होते हैं स्टेशनों पे, तो वो आपको पता है जो उसमें ऑयल यूज हो रहा है और जो उसने छोले बना रखे हैं या जो उसने पूरी बनाता है, अगर वो 4 दिन तक नहीं सेल हुआ तो वो उसको गिरेगा थोड़ा ना, उसको यूज तो करेगा ही। अब उसके वही छोले 4 दिन पहले वाले और वही पूरी बना के दे रहा है, आपने पूरी तोड़ी और पहली बाइट ली, बाइट लेते ही वो डस्टबिन में डाला, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, वो मुंह करके ऐसे बढ़ाता रहेगा, उसको पता है इस बात का। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? क्योंकि उसने जानबूझ के एक्टिवली कि ये ईटेबल नहीं थे, उसकी क्वालिटी क्या हो चुकी है, तो एक्टिवली कोई कंसील करता चीज को, छुपाता है डिफेक्ट को, तो उस केस में नहीं है। सेल बाय सैंपल, अगर उसने सैंपल दिखा के गुड्स लिए हैं तो उसके बाद तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, अवेयर रहने की, भाई मेरे को तो सैंपल का चाहिए था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? धन्यवाद। ठीक है, जय श्री श्याम।